चलिए भाई, आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बिहाफ में बहुत ज़रूरी है और हर एग्ज़ाम में आती है। किसी में 5 नंबर, 10 नंबर, 15, 20 इस तरीके से आती है हर एग्ज़ाम में। तो लेकिन इन नंबरों को पाने के लिए हमें इंग्लिश का पूरा सिलेबस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देख लिया चलो बन जाएगा। हमें हर चीज़ उसमें बननी चाहिए। और मेन चीज़ उसमें क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से, एरर्स और प्रीपोजिशन और ये मिस्टेक। कोई सेंटेंस बना के दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें से किस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, ABCD करके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमको चलना पड़ेगा शुरुआत से। हालांकि थोड़ा एडवांस तरीका में चलेंगे, लेकिन पहले उसके पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए टेंस क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या है सब। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सब धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो हम आज शुरू करते हैं अपना टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं काल, मतलब समय, मतलब आज, मतलब कल, मतलब आने वाला कल। ठीक है, आज को क्या कहते हैं? प्रेजेंट, वर्तमान। जो अभी है वो क्या है? आज है और प्रेजेंट है और वर्तमान है। कल क्या है? पास्ट और बीता हुआ कल। या यस्टरडे। और आने वाला कल क्या है आपका? फ्यूचर, जिसके लिए आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। वो क्या है? फ्यूचर, जो कि है आने वाला कल। तो ये क्या हो गया? टुमारो, आने वाला कल। तो बस यही पढ़ना है अपन को, जो है सब यही है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही है टेंस। अब इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन ये तो हो गया अपना एक थ्योरेटिकल, ये है। लेकिन ये क्यों है, क्या है, कैसे है, इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा इसकी गहराइयों में। वो कहते हैं ना, वादियों में चलो घूमने चले, वादियों में। तो इसकी वादियों में घूमने चलेंगे अब। ठीक है, तो देखिए, अब चलते हैं आपको घुमाने के लिए। कहा? वादियों में। और वादियां कहाँ है? गहराइयों में। तो भाई टेंस होते हैं 3 तरीके से। ये बेसिक जानकारी है, सभी को जानकारी होगी। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है,
इसके होते हैं 4 पार्ट, इसके भी 4 पार्ट, इसके भी 4 पार्ट। टोटल टेंस होते हैं 12 तरीके से। मतलब जो बात करने का अंदाज होता है वो होता है 12 तरीकों से बात करने का अंदाज। लेकिन भाई भाषा है, हम तो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो वो तरीका हमको सब तब समझ में आएगा जब हमको ये सब चीजें समझ में आएंगी। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर भी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम में ये सब पूछता नहीं है, लेकिन ये तो चैप्टर की शुरुआत होने से पहले ये थोड़ा सा ट्रेलर है। एग्जाम में जो पूछेगा वो तो इसके बाद की कहानी है। तो इसको हम ज्यादा नहीं चलाएंगे, शॉर्ट में निपटाएंगे, शॉर्ट में खत्म करेंगे, ताकि आप लोगों का रिकॉल हो जाए। क्योंकि ये पढ़ते शुरुआती से हैं, 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ने लगते हैं यही टेंशन, तो वो सभी को बनते हैं लगभग। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये प्रैक्टिस का पीक टाइम है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप लोग लग लेना, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर बस लगाते जाइए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल अपने टेंस हो गए कितने? 12 तरह से। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब फिर चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई इसका मेन रूप क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? देखिए, पीछे वही वर्तमान की बात होगी तो वही ता, ती, ते, ये सब आएगा, तो अपना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। वह जाता है, वह राम जाता है, श्याम खाता है। और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या होगी? एस और ईएस। ये तो होगी बेसिक बात है। टेंस भी लिख लीजिए, राम जाता है, तो राम, गो मीन्स जाना, लगना क्या है? यस लगेगा या यस? तो गो के साथ क्या लगता है? यस। राम गोस हो गया, राम जाता है। ये है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और अब अगर इसी को बात कर लें, ये टेंस 3 तरीके से बन जाएंगे। कैसे? राम जाता है, राम नहीं जाता है, क्या राम जाता है। भाई जो एक बात है वो इतने तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो ये हो गए इसके पार्ट्स इंडेफिनिट के। अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन पूछ लिया, इंटेरोगेटिव हो गया, नहीं आ गया नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, और ये अफर्मेटिव, ये साधारण वाक्य। ये साधारण है, ये नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव है। भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होगी अपनी? यस या ईएस। और अब नेगेटिव है तो इसमें क्या लगेगा? डू और डज। ये होती है अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी कहानी। भाई ये थोड़ा शॉर्टकट है, वैसे नहीं कि अफर्मेटिव में, ये अफर्मेटिव मान लीजिए साधारण है, सिंपल सा बात, ज्यादा से नहीं तो फिर कवर नहीं हो पाएगा अगर वैसे चलेंगे तो। ये अफर्मेटिव को फिर वो डेफिनेशन और सेंटेंस प्रोजेक्ट फिर नेगेटिव की सेंटेंस, एक ही लाइन में तीनों हो गए। समझो, मेन चीज ये मकसद है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो राम गोज, राम जाता है। अब ये हो गया अपना नेगेटिव, राम नहीं जाता है। नेगेटिव मतलब जिसमें मनाही हो, मतलब जिसमें ना का उच्चारण हो। जैसे राम नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह खेलता नहीं है, वह नहीं जहां आ जाए वो नेगेटिव है, ठीक है। और जहां क्वेश्चन पूछे क्या, क्यों, कब, कहां, वो सब इंटरोगेटिव। तो ये कैसे बनेगा? राम गोज, ये तो हो गया अपना एक सेंटेंस। राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसकी? डज, क्योंकि सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, हिंदी में एक वचन, और ये द्विवचन, वे बहुवचन। द्विवचन हटाओ, बहुवचन। मान लीजिए ये एक लोगों के लिए और ये ज्यादा लोगों के लिए। इसमें प्लूरल में ही, सी, इट वगैरह सिंगुलर होते हैं, और किसी का नाम जैसे राम, श्याम, ये सब एक वचन में आते हैं। इसमें आई और बी ये प्लूरल होते हैं, हम ज्यादा लोग, और यू ये सब प्लूरल होते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दोज, दे, जिसमें ज्यादा लोगों का अनुमान हो वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो राम डज नहीं के लिए नॉट गो। और अगर हम इसको ये भी लिख दें कि राम डज नॉट गोइंग, तो ये भी वाक्य सही है, इसको भी गलत नहीं कहेंगे। क्यों? राम नहीं जाता है या राम नहीं जा रहा है, बात एक ही है। तो हम
बना तो भले ही रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बना दे तो इसको भी गलत नहीं कहेंगे। इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ समझने के लिए होते हैं। तो ये धीरे धीरे बात आपको जैसे जैसे लंबा चैप्टर होता जाएगा ये इंग्लिश का, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे काफी सारे एक्सेप्शन आपके माइंड में हिट करने लगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी, दोनों ही करेक्ट हैं। अब क्या राम जाता है, तो क्या के लिए, अब मैं बनाना तो नहीं बताऊंगा कि पहले क्रिया रखेंगे या ये रखेंगे वो रखेंगे, इतना तो आना चाहिए भाई। डज राम गो हो गया, मतलब क्या है तो क्रिया से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम ऐसे लिख दें, क्या राम जाता है, हो गया राम क्यों जाता है, तो अब कैसे बनेगा, अब क्रिया से स्टार्ट नहीं होगा, किससे, क्यों, वाई डज राम गो। ठीक है, आया समझ में। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में क्वेरी कीजिए, क्योंकि और ज्यादा बातें बताने में है नहीं इसमें कुछ। बाकी अगर जिसको नहीं आता तो उसको तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो वो तो आप डिस्कशन करके आपस में ही पता कर सकते हैं। बाकी जो है रियल है वो यही है, इतने तरीके से इसकी टेंस बनती है, और भी कई तरीका बनते हैं, लेकिन ये इंडेफिनिट में यही है। हर तरीका का टेंस हो गया, ये सिंपल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया, इसमें इस टाइप का भी हो गया और इस टाइप का भी हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलर रख लेंगे उसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट केवल अपन को टेंस को पहचानना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पहचानना है। अभी पहचानना सीख जाओ, धीरे धीरे जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। ये तो बेसिक है इंग्लिश का, शुरुआती चरण है, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ही लंबा स्कोप है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। अब वो भी जो एग्जाम से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे कायदे से। फिलहाल तो ये बेसिक सी जानकारियां हैं। ठीक है, ये तो 5वीं 6वीं बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते लोग भूल जाते हैं, तो इसका भी रिवीजन होना चाहिए ताकि जो आगे पढ़े उसमें जल्दी से कैच कर जाए। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या आएगा, वाक्य में के अंत में था, थी और थे, इस पे वाक्य एंड होगा। कैसे, राम जाता था, राम नहीं जाता था, क्या राम जाता था, राम क्यों जाता था। ठीक है, तो वाक्य खत्म होगा किस पे, था, थी, थे। तो आप समझ जाइएगा कि बस कौन सा है, इंडेफिनिट है। तो इसको कैसे लगाना है, करना है, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म। साधारण वाक्य है तो सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो इसमें लगेगा डिड। डू की सेकंड फॉर्म डिड, डू, डिड, डन,
क्योंकि इसमें जो काम होता है वो किसका, सेकंड फॉर्म का। तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म ये सब याद रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करते जाना, होती जाएगी छोटी छोटी। कुछ ज्यादातर जो सेंटेंस में यूज होती है वो तो यहीं कवर हो जाएंगी, बाकी कुछ आगे याद रखनी पड़ेगी एग्जाम वगैरह के लिए, तो वो आप करते रहना। हाँ, हालांकि अगर आपके पास वर्ब्स का नोट नहीं है तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो उससे आप बेहतरीन वर्ब्स याद रख सकते हैं। ट्रिकी हैं, याद रखने के तरीके हैं, और प्रैक्टिस भी है, वोकैबुलरी है, सब कुछ है, एडियम फ्रेज है। ये सब याद रखने के लिए मैं ये सब नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कमेंट की आपको जरूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको सब उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का और डिड का काम। तो बस इसको बना दीजिए। ये वही हो गया साधारण, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और ये भी इंटेरोगेटिव। तो राम जाता था, राम सेकंड फॉर्म, जाता गो, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तीनों का मतलब जाना, ये जाता, ये गया, और ये जा चुका। इसलिए वर्ब को है, बोलने के हिसाब से सब वर्ब वगैरह बनाई गई हैं। भाई बोलने का बहुत महत्व है। ठीक है, तो राम सेकंड फॉर्म, गो की जगह वेंट। अब राम जाता था हो गया, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं राम गया। सेंटेंस एक ही है, बनेगा एक ही तरीके से। राम जाता था, राम वेंट, और राम गया, राम वेंट। ठीक है, समझिए। क्योंकि जो मीनिंग, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो एक ही है दोनों का, इसलिए एक ही तरीके से बनेगा। जब शाब्दिक अर्थ बदलेगा बोलने में, उसके हिसाब से इंग्लिश का सेंटेंस बदलेगा। अगर शाब्दिक अर्थ एक ही है तो वो एक ही तरीके से बनेगा, चाहे हम उसको कैसे भी बोल दें। मान लीजिए हम तो बोल रहे हैं राम जाता था, राम गया, तो है बात दोनों एक ही बात है, तो एक ही टेंस बनेगा। इंग्लिश थोड़ी स्मार्ट है, क्यों? हिंदी में तो अपन को दो तरीके से बोलना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश ने एक ही बार में दोनों बातों को निपटा दिया। ठीक है, अब ऐसे इसको बना लो। राम नहीं जाता था, राम गो डिडंट। यहाँ पे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म का काम तो इसने कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला डिड राम गो क्वेश्चन मार्क, ये वाला वाई डिड राम गो। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे ये। तो ये हो गया अपना पास्ट इंडेफिनेट। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनेट लास्ट में क्या आएगा? गा, गा गी गे, जाएगा। राम नहीं
जाएगा? क्या राम जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, विल और शैल का प्रयोग। एक वचन में ये विल, यानी कि सिंगुलर में विल और प्लूरल में शैल। ठीक है, तो अब जो है देखिए, वैसे तो हम इसमें सेल में क्या लेंगे, वी, और आई और यू ये हम सिंगुलर में लेंगे। भाई आई को दोनों जगह रख सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में, जैसे सेंटेंस के हिसाब से सेट हो जाए। जैसे आई विल गो, यू विल गो और आई शैल गो, ये सब सेंटेंस करेक्ट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इस तरीके से सेंटेंस बन जाती है। ठीक है, तो राम जाएगा, बना दीजिए राम विल गो, राम विल नॉट गो, विल राम गो। अब राम क्या जाएगा, राम क्या जाएगा, क्या राम जाएगा, राम क्या जाएगा, तो अभी कैसे बनेगा, ये दोनों तरीके से बन जाएगा, लेकिन इसमें जो बेस्ट है वो यही वाला है, विल राम गो, क्योंकि बात दोनों लगभग एक ही है। क्या राम जाएगा, राम क्या जाएगा, भाई पूछ ही रहा है एक दूसरे से, तो बात एक ही है। अदरवाइज वैसे भी बना दो क्या करके, तो वाई विल राम गो, वो भी सही है, लेकिन बेटर करेक्ट ये वाला है। सेंटेंस के हिसाब से इंग्लिश चलती है, सेंटेंस के हिसाब से बंदा क्या कहना चाहता है उसके हिसाब से हम सेट करते हैं। बाकी आप लोग अगर नियम के हिसाब से चलेंगे तो नियम जो बोलेगा भाई वो करो, लेकिन ये बहुत आगे की बातें हैं। जब आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे तब आपको जो है ये सब छोटी छोटी बातें अपने आप एडजस्ट होने लगेंगी सेंटेंस में, बोलने की भाषा में। केवल बोलने बस का फर्क है, उसके हिसाब से सेंटेंस है। बोलने में अगर सिमिलर है तो क्यों फालतू का दूसरा बना, वही कह दे, कोई नहीं बात काटी बात। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्यूचर। अपने फिर से वही दूसरे स्टेप की तरफ, राइट। पहला स्टेप कंप्लीट, 1 2 3 4 स्टेप है अपने। अब है कॉन्टिन्यूअस वाली बात, तो चलती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें एक तो वही है क्या, रहा है, ये आएगा वाक्य में, और रहा है, रहे हैं, ये सब आएगा, तो समझ जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और इसकी फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। प्लस जो इसमें वर्ब लगेगा उसमें क्या लगेगा वर्ब के साथ, ING। और अगर हम इसमें ये भी कह दें कि जहां पे बात निकट भविष्य की हो, निकट भविष्य की, ज्यादा भविष्य की नहीं, ज्यादा भविष्य होगा तब तो फिर वो फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि भविष्य का मतलब तो फ्यूचर ही है। लेकिन निकट भविष्य, जैसे मैं कल मुंबई जा रहा हूं, या मैं कल
आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो क्या है, वही सेंटेंस की बातों के हिसाब से चली जाती है। फ्यूचर में भी ज्यादा फर्क नहीं है भाई। मतलब क्या है, वर्तमान, बीता हुआ कल और आने वाला कल, तो वही तो है। देखिए, जब निकट भविष्य में, निकट मीन्स नजदीक वाले भविष्य में कुछ कार्य होने जा रहा हो, कुछ कार्य होने वाला हो, बाकी हिसाब के जो छोटे छोटे डाउट हैं वो आगे पढ़ते समय क्लियर होंगे, होने वाला हो, तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्क करता। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ले लें, सेंटेंस कैसे बनेगा वैसे ही बनना है। स्ट्रक्चर मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब अपनी, फिर आएगी अपनी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ, और फिर वो भी ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का नियम यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बन गया सेंटेंस। बाकी जो अनादर है जोड़ते जाओ, प्रीपोजिशन लगा के, कंजंक्शन लगा के, और तमाम सारी जो भी अपने हेल्पिंग करते हैं एलिमेंट्स, उनको लगा के ये मेन सेंटेंस हो गया। स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो भाई बना दीजिए, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। मैं कल मुंबई जा रहा हूं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो अब आप बोलोगे कि टेंस बदल जाएगा, गाया आ गया पीछे। हाँ, वो भी सही है। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, वो भी सही है, ये भी सही है। यही तो है इंग्लिश। बात एक ये समझो, बात है किसी भी तरीका से कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है। अगर आप सेंटेंस के हिसाब से चलेंगे तो जहां रहा रही आ जाए वो प्रेजेंट है, और जहां गा गी गे आ जाए, रहेगा या ये सब, तो वो फ्यूचर में बदल जाएगा। और पास्ट तो भाई अपना है ही अलग, हो चुका है जो कार्य पिछले बीते समय में, वो हो गया सब पास्ट। पास्ट में कोई झंझट नहीं है ना, झंझट इसमें भी है। दोनों तरीके से सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही नॉट वाला, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्या वाला, एम आई, क्या मैं मुंबई जा रहा हूं। एम आई गोइंग टू मुंबई टुमारो। मैं मुंबई क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग टू मुंबई टुमारो। हो गया। चार तरीके से सेंटेंस उसी तरीके से बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना टेंस। अब अगर हम इसमें आपको कहें कि मान लीजिए
आई एम फाइन, एक टेंस है अपना आई एम फाइन। आरंट आई, और एम नॉट आई। ये होता है अपना क्वेश्चन टैग। इसका बाकी का आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है, ये छोटी सी बात समझ लीजिए यहाँ पे कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। लेकिन क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्या मैं नहीं हूं? जो खुद से क्वेश्चन कर ले उसी क्वेश्चन में वो हो जाता है क्वेश्चन टैग। तो बनता वही है आई एम फाइन, तो बनना चाहिए एम नॉट आई। लेकिन जो यहां पे आती है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है, किसकी? वर्ब और उसकी, नॉट की। तो यहां पे एम नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? आरंट। ये हो जाती है, देखिए आर नॉट, ये हो गया सिंपल फॉर्म, और आरंट कॉमा लग के ये हो गई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो इस तरीके से ये सब होता है। और ये आपकी एरर्स पूछेगा एग्जाम में, इस क्वेश्चन की एरर्स पूछेगा जो कि रिलेटेड है किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। तो ये एरर की बेसिस पे भाई आपको लिख के दे देगा यहाँ पे, क्या? एम नॉट आई। तो आप सोचेंगे चलो सही है, लेकिन एम नॉट की एमंट नहीं होता, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और ये क्या करेक्ट क्या हो जाएगा इसका? आरंट। इसकी एरर का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्वेश्चन टैग को शामिल करके। क्योंकि भाई ये तो सबको ही जानता है कि एज हमारा अगर इस टाइम से एरर पूछेगा तो क्या पूछेगा? इस टाइप के एरर पूछेगा, क्योंकि सिंपल का जमाना तो गया। अब कुछ थोड़ा टेक्निकल पूछता है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, सब में टेक्निकल चलता है। क्योंकि जमाना क्या है? एडवांस है भाई। और एक तरीके से और एरर आती है इसमें, देखिए ये आपकी एग्जाम के लिए हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा, जो इसी से रिलेट करती है। प्रॉब्लम क्या है? माई फादर is working in a bank and my brother is studying स्टडी की आईएनजी लग के फॉर्म हो गई। ऐसे ही तो बनते हैं ये कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडिंग इन अ स्कूल। अब भाई लोग बताओ कि इसमें कहां पे एरर है? एरर छांटिए, फाइंड एरर्स। चलिए आपको वो ऐसे करके दे देगा। ये मान लीजिए ए ऑप्शन, ये बी, और ये हो गया अपना यहां तक सी, और यहां तक डी। बताइए भाई किस ऑप्शन में गलती है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो है भाई है तो अपना वही, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब एज है, आईएनजी फॉर्म आएगी। लेकिन यहां पे भी एज है, यहां पे भी आईएनजी फॉर्म, टेंस तो करेक्ट है। लेकिन इसमें एक क्या है, इसमें नोट लिख लो भाई कि यदि कोई टेंस
टेंस वाक्य प्रोफेशन को बताए। किसको? प्रोफेशन। मान लीजिए आप क्या हैं, क्या पद पे हैं, वो आपकी रियलिटी और सच्चाई बताए, प्रोफेशन बताए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है। अगर कोई वाक्य, भाई ये क्या बता रहा है? प्रोफेशन। मेरे पिता बैंक में नौकरी कर रहे हैं और भाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। रियल बात बता दी उसने। तो जब रियल बात बताई तो ये इसमें ना बन के किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माय फादर किसमें? एस या ईएस। सिंपल टेंस है तो डू या डज आएगा नहीं, वर्क एस लग जाएगा, वर्क्स। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडीइंग की जगह स्टडीज इन अ स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ये एरर आती है इस तरीके से, इस टेंस के अंतर्गत। ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी। बाकी आप एजेएमआर और वाज बार तो ये सब जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो क्या? वो नहीं जानती आप ये नोट्स, ये नोट बते लगे हैं भाई। पेपर में जो पूछेगा वो आपको ऐसी तरह कह देगा, आई, जैसे आई आर गोइंग, ऐसा तो देगा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। वैसे तो तुरंत जान जाओगी कि यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? एम। ये तो होगी बच्चों वाला खेल। वो तो कुछ, जब भाई 10 लाख 50 लाख फॉर्म में से 30-40 हजार बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो ये थोड़ी देगा सॉल्व करने को आपको। कैसे देगा? ऐसे, जो आपको पता ही नहीं होंगे भाई। तो मेन है ये नहीं है मेन। ये तो आपको खेलते खेलते बनना चाहिए, लेकिन जो बनना जरूरी है वो क्या है? ये नोट एक्सेप्शनल, इसे कहते हैं अपवाद। मतलब वो अपवाद ही वो एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। छोटी सी डायरेक्ट मिस्टेक कहीं कभी नहीं रखेगा। क्यों? ये लड़के इतने सारे, भाई वो आधे लोगों को पता होगा, 50% लोगों को पता होगा, 50% को चलो नहीं है पता, वो गलती कर देंगे। 50% मान लीजिए 50 लाख फॉर्म में से 25 लाख लोगों को पता होगा इसका आंसर की ये एम यहाँ पे सही है। लेकिन अगर वो ऐसी एरर रखेगा, ये केवल 5% लोगों को पता होगा कि हाँ ऐसी भी एरर आती हैं इसके अंतर्गत। ऐसी बहुत सारी एरर हम करेंगे, बहुत सारी। इस टेंस की हर टेंस से रिलेटेड एरर्स और करेक्शन, ये सब एग्जाम के रिलेटेड आपकी फुल तैयारी होगी। ठीक है। तो बात आई समझ में? ये है कहानी इसकी। चलिए अब बाकी का अगली क्लास में। धन्यवाद।